हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राशियों की तुलना। राशियों की तुलना में क्या क्या कौन कौन से चैप्टर दिए हैं देखो। एक एक एवं मिश्र समानुपात नियम, प्रतिशतता, औसत, लाभ हानि, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज और कार और समय, चाल, समय और दूरी, ये सब दिए हैं इसमें। तो देखिए, हम यह वर्ग 3 के लिए कर रहे हैं क्योंकि वर्ग 3 के एग्जाम जल्दी आ रहा है जनवरी में। यह इस बुक है, इस बुक से मैं कराऊंगा आपको। आर्यंत की बुक है। सीट एंड टेट कक्षा 1 से 5 के लिए गणित ये दिया है, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले आपको इसमें देखो एक एक नियम थोड़ी परिभाषा बता देता हूँ। एक एक मिश्र समानुपात नियम। तो इसमें जो जितने भी चैप्टर दिए हैं और क्वेश्चन दिए हैं, मैं सारे सारे क्वेश्चन यहीं हल कराऊंगा, बहुत शॉर्टकट विधि से। थोड़ा हम इस नियम को समझ लेते हैं। तो क्या कह रहा है, देखो सबसे पहले दिया नियम अनुक्रमानुपात नियम। परिभाषा क्या दी है, एक एक नियम अंकगणित का मूलभूत सिद्धांत है जो मुख्य समानुपात या मिश्र समानुपात की संकल्पना पर आधारित होता है। यह सिद्धांत मूल रूप से दो रूपों में कार्य करता है जो निम्न है। एक कौन सा नियम है, अनुक्रमानुपाती नियम। क्योंकि इसमें कम दिए नियम दिए हैं, मैं इसमें और ज़्यादा भी नियम कराऊंगा आपको, इसमें बहुत कम ही दिए हैं, मैं अलग से भी बता दूंगा आपको। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अनुक्रमानुपाती नियम। अनुक्रमानुपाती नियम क्या रहता है, इसकी क्या परिभाषा रहती है। तो अनुक्रमानुपाती नियम की एक परिभाषा रहती है, इसको हम एक और नाम देते हैं, क्या, अनुलोम अनुपात। अनुलोम अनुपात, ठीक है। अनुलोम अनुपात भी बोलते हैं इसको। तो इसकी परिभाषा दी रहती है, क्या है, दो राशियां एक प्रकार इस प्रकार एक दूसरे संबंधित होती हैं। दो राशियां इस प्रकार एक दूसरे संबंधित होती हैं कि एक के बढ़ने पर दूसरी घटे, दूसरी भी बढ़े, और एक के घटने पर दूसरी भी घटे। तो तो दोनों राशियों के बीच अनुलोम अनुपात होता है। कैसे, एक के बढ़ने पर दूसरी भी बढ़े और एक के घटने पर दूसरी भी घटे, तो ऐसी राशियों में क्या होता है, अनुलोम अनुपात या अनुक्रमानुपाती अनुपात होता है। जैसे कि दूरी बराबर चाल इंटू समय। अब दूरी बराबर चाल इंटू समय कैसे, देखो हमें कोई दूरी नापनी है, तो चाल को बढ़ाएंगे तो दूरी भी बढ़ जाएगी, और चाल को घटा देंगे तो दूरी भी घट जाएगी। तो यह इसका नियम है, उदाहरण देने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूरी और चाल में अनुलोम अनुपात हो जाएगा, क्योंकि अगर चाल को घटा देंगे तो दूरी कम कम दूरी नपेगी, और चाल को बढ़ा देंगे तो दूरी भी अधिक नप जाएगी। दोनों में क्या है, अनुलोम अनुपात या अनुक्रमानुपाती अनुपात है। इसके बाद आता है प्रतिलोम अनुपात। दूसरा क्या कौन सा आता है, प्रतिलोम अनुपात। प्रतिलोम अनुपात क्या होता है, प्रतिलोम अनुपात भी ऐसी परिभाषा रहती है इसमें कि दो राशियां एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित हैं कि एक को बढ़ाने पर दूसरी घटे, अथवा एक को बढ़ाने पर दूसरी भी बढ़े, तो दोनों में प्रतिलोम अनुपात होता है। प्रतिलोम अनुपात मतलब उल्टा, ठीक है। इसको हम विलोम अनुपात भी बोलते हैं। तो कैसे, इसका भी सूत्र यही है। क्या हो जाएगा, चाल इधर आ जाएगी, समय इधर बन जाए, तो चाल बराबर दूरी अपॉन समय, दूरी अपॉन समय। तो इसमें कैसे किस प्रकार रहेगा, देखिए प्रतिलोम अनुपात में एक के बढ़ने पर दूसरी घटे और एक के घटने पर दूसरी बढ़े। तो इसका मतलब ये है, देखिए दूरी अपॉन समय। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा तुम्हारा, देखिए इसमें क्या रहेगा प्रतिलोम अनुपात में, अगर यहाँ पर देखिए दूरी नापनी है अपन को, अगर हम चाल को बढ़ा दें, चाल को हम बढ़ा दें तो समय कम लगेगा। अगर हम समय को कम कर दें तो चाल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, समय को कम कर तो चाल बढ़ जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पर कोई दूरी नापनी है अपन ने, d1, ये है t और ये है चाल, ठीक है, 4 डिग्री चाल। तो हमें ये डिस्टेंस नापनी है, तो देखिए चाल अगर बढ़ा देंगे तो समय कम लगेगा क्योंकि जल्दी पहुंच जाएंगे हम, और अगर चाल कम कर दें
तो समय बढ़ जाएगा, समय अधिक लग जाएगा, तो इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, प्रतिलोम अनुपात होगा। ठीक है, इसमें मैं कुछ सवाल भी कराऊंगा आपको बाद में। अब हम पढ़ेंगे दूसरा, तीसरा आएगा हमारा, कौन सा आएगा, मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात, मिश्रित अनुपात में क्या रहता है, दो या दो से अधिक अनुपातों में प्रथम पदों का गुणनफल और द्वितीय पदों के गुणनफल में जो अनुपात होगा उसे मिश्रित अनुपात कहा जाता है। कैसे, ऐसे दिया हुआ 3:1, 1:2, 4:3 का अब मिश्रित अनुपात निकालना है। तो मिश्रित अनुपात कैसे निकालते हैं, देखिए इसमें पहले जो रहता है उनको हम एक तरफ गुणा कर लेंगे, 3 1 × 4 अनुपात फिर आएगा 1:2:3, तो क्या आएगा, 4×3 = 12 और 3×3, इसको हम इसको काट लें, 4×3 = 12, 4×4 = 4:1, तो यह इसका क्या कहलाएगा, मिश्रित अनुपात कहलाएगा। अब आएगा इसके बाद वर्गानुपात, क्या आएगा, वर्गानुपात। तो वर्गानुपात में क्या रहता है, किसी अनुपात के वर्गानुपात, ठीक है, वर्गानुपात में क्या रहता है, किसी अनुपात के प्रत्येक पदों के वर्गों से बना अनुपात वर्गानुपात कहलाता है। जैसे 4:5 है, तो हम इसका पूछना वर्गानुपात क्या होगा, वर्गानुपात क्या होगा, तो इसका हम दोनों का वर्ग कर देंगे, 4 का वर्ग अनुपात 5 का वर्ग, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, जी हो जाएगा 25, तो यह इसका वर्गानुपात कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है आधारानुपात। आधानुपात क्या आएगा, आधानुपात। ये आधानुपात क्या होता है, किसी अनुपात के प्रत्येक पद के वर्गमूल में जो अनुपात होता है उसे आधानुपात कहते हैं। आधानुपात कैसे, 9:16 है, तो इसका आधानुपात क्या हो जाएगा, मतलब इसमें से घट जाएगा, मतलब 3 का वर्ग और 4 का वर्ग दिया है, तो वर्ग इसमें से हट जाएगा, तो क्या आएगा, 3:4 हो जाएगा, तो यह इसका आधानुपात कहलाता है। इसके बाद आता है छठवा, आएगा तुम्हारा, छठवा क्या दिया जाएगा, तिहरानुपात। इसकी पेपरों में पूछ ली जाती हैं तिहरानुपात। तिहरानुपात क्या होता है, किसी अनुपात के प्रत्येक पद के घनों से बना हुआ अनुपात तिहरानुपात कहलाता है। जैसे 3:4 संख्या दी है, इसका तिहरानुपात क्या होगा, तो तिहरानुपात क्या हो जाएगा इसका, देखिए 3 का क्यू अनुपात 4 का क्यू, 3 का अनुपात क्या होगा, 3 × 3 × 3 हो जाएगा, 27 हो जाएगा ये, ठीक है, क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और इसका 4 का हो जाएगा 64 अनुपात, तो ये इसका तिहरानुपात कहलाएगा, तिहरानुपात। इसके बाद आता है तुम्हारा तिहाई अनुपात। तिहाई अनुपात, तिहाई अनुपात में क्या होता है, तिहाई अनुपात में क्या होता है, तिहाई अनुपात में होता है तुम्हारा किसी अनुपात के प्रत्येक पद के घनमूलों से बना अनुपात तिहाई अनुपात कहलाता है। जैसे कि देखो 64 125, तो तिहाई अनुपात है, तो अब इसका हम तिहाई अनुपात कैसे निकालेंगे, कि घनों में बना हुआ है, यह 4 का क्यू, यह 5 का क्यू, ठीक है, तो तिहाई अनुपात में क्या हो जाएगा, जब क्यू हट जाएंगे इसमें 4:5 आ जाएगा, इसका तिहाई अनुपात हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद आता है एक बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, समानुपात। क्या आएगा, हाँ तो है समानुपात। समानुपात, प्रोपोर्शन। तो इसमें क्या रहता है, समानुपात में, समानुपात में देखो राशि दी रहती है, 4 राशियां, यदि 2 अनुपात परस्पर समान हो तो उनके चारों
पद समानुपाती कहलाते हैं। जैसे यदि ए अनुपात बी बराबर है सी अनुपात डी, तो ए बी सी डी परस्पर समानुपाती कहे जाएंगे। इनको इस प्रकार लिखा जाता है, ए बी सी और डी, इनको कैसे लिखा जाएगा, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। ठीक है, इस प्रकार लिखा जाता है। तो इसमें क्या रहता है, जो बी सी है ना, बी सी, तो इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। यहाँ से बी सी को क्या कहेगा, बी और सी को क्या कहेगा, मध्य पद। ठीक है, बी सी को मध्य पद और ए और डी को बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो इसमें इस सूत्र बन जाता है कि मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बहुपदों का गुणनफल। जैसे कि मध्य पदों का गुणनफल क्या आएगा, बी सी बराबर ए डी। ठीक है, ये इसका सूत्र हो जाता है। इसके बाद आता है विद्युतानुपात। इसके बाद क्या आएगा, विद्युतानुपात। विद्युतानुपात है ना, विद्युतानुपात। इसमें क्या रहता है विद्युतानुपात में, इसमें तीन राशियां दी रहती हैं, तीन राशि क्या दी रहती हैं, ए बी और सी दी रहती हैं। तो तीन राशि दी रहती है, तो इसका हमें विद्युतानुपात निकालना था। विद्युतानुपात कैसे निकालेंगे, इसकी भी ट्रिक रहती है, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। अब इसका हम मध्यानुपात निकालेंगे, तो देखो बी क्या हो जाएगा, बी इंटू बी हो जाएगा और ए इंटू सी हो जाएगा। ठीक है, कैसे वो ऐसे भी कर सकते हैं, ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी। तो इसको हम ऐसे करेंगे तो क्रॉस गुणा करेंगे तो बी वर्ग हो जाएगा ए सी हो जाएगा, बात एक ही है। तो बी वर्ग ए सी, बी को हम हटा देंगे तो इसमें ए सी भी क्या चढ़ जाएगा, गुणा चढ़ जाएगा, अनुरूप चढ़ जाएगा। तो इसको हम विद्युतानुपात कहते हैं। इसमें क्या रहता है, बी क्या कहलाएगा, जो बी है ना, बी ये मध्यानुपाती, तो इससे कभी भी सवाल आ जाते हैं। बी क्या मध्यानुपाती है, ये मध्यानुपाती होगी, मध्यानुपाती है। ठीक है, अब देखो इसमें मैं कुछ क्वेश्चन भी, सवाल भी बनते हैं। एक आध सवाल बनाते हैं, समानुपात पर आधारित सवाल है। देखो 3 अनुपात सवाल देते हैं, 3:5/21 अनुपात क्या है। तो इस पर क्या करेंगे, समानुपात पर आधारित प्रश्न है। तो देखो 3:5 बराबर, समानुपात बराबर मान लेते हैं 21:x मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे गुणा कर लेंगे, हम क्रॉस गुणा कर लेंगे, 3x 21 इंटू 5, 3 से कट जाएगा 7 बार, तो x बराबर 35। ये इसका आंसर आ जाएगा समानुपात। तो इस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं इसमें, या आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, इस सूत्र से। देखो इस सूत्र का आता है, मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों का गुणनफल। मध्य पदों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 5 × 21 बराबर बाह्य पदों का गुणनफल 3 इंटू एक्स मान लेंगे इसकी जगह पे, तो 7 × 21 7×35, एक्स बराबर जाएगा आंसर। तो इससे भी हो जाएगा, ये बहुत मुश्किल है। अब देखिए इसमें मैं आपको कराता हूँ सवाल इस बुक से, तो मैंने आपको ऐसे ही कराए थे। तो देखिए आप इसमें क्वेश्चन देख रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, यदि 6 केलों का मूल्य 10 रुपये है तो 3 दर्जनों केलों का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे किया है, कैसे दिया है।
यदि 6 किलो का मूल्य 10 रुपये है, 6 किलो का मूल्य क्या है, 10 रुपये है, तो 3 दर्जन, दर्जन क्या, 1 दर्जन 12 का होता है, 3 गुणा कर दें अपॉन किलो का मूल्य क्या होगा, x होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लिखते हैं। तो देखिए अब हम 6 किलो का मूल्य क्या 10 रुपये है, तो 3 दर्जन किलो का मूल्य क्या होगा, तो x मान लिया हमने। तो 3 दूनी 6 हो गया, इसको इसमें गुणा कर काट देंगे, 5 बार कट जाएगा, 2 5 10, एस क्रॉस गुणा कर देंगे तो एक्स आ जाएगा यहाँ पर, 5 यहाँ पहुँच जाएगा, 5 इंटू, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 12×5 = 60, तो 60 रुपये आ जाएगा ये। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, वैसे शॉर्टकट विधि यही है, मैं आपको सारे सवाल ऐसे ही कराऊंगा कि 6 किलो का मूल्य 10 है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो कैसे, 6 किलो का मूल्य क्या है, 10 है। देखो इसमें दिया है, विधि दिया है, दी है, तो इससे मैं कराऊंगा नहीं वैसे। इसमें क्या क्या दिया, 1 किलो का मूल्य क्या है, तो 1 किलो का मूल्य रख के 6 रख दिया है, फिर इससे काट दिया है 2 से, 5 और 3 आ गया, फिर 3 और 5 इंटू कितने हो जाएगा, 3 किलो का मूल्य 3 दर्जनों का, 3 इंटू 36 कर, 3 इंटू 12 कर दिया, 12×3 = 36 हो गया यहाँ पे, इससे काट दिया है 12 आ जाएगा, 12×5 = 60। तो ऐसे में तो ये विधि बहुत सही है कि 6 किलो का मूल्य क्या है, 6 किलो मूल्य 10 है, और 3 दर्जनों का मूल्य क्या होगा, तो 3 इंटू 12 कर दिया, तो 1 दर्जन 12 का होता है। इस प्रकार से आंसर आ गया है। ठीक है, अब हम कराएंगे आपको, इधर सवाल दिया है कुछ यहाँ से, देखो बहुत अच्छा सवाल दिया है। क्या दिया है, सवाल दिया है तुम्हारा, सवाल दिया है, देखिए सवाल दिया है, यदि 8 आदमी का 24 दिन का वेतन 3040 है, तब 6 आदमियों का 18 दिन का वेतन क्या होगा। 8 आदमियों का 24 दिन का वेतन क्या है, 3040 है, तो 6 आदमियों का 18 दिन का वेतन क्या होगा, x होगा। ठीक है, x होगा। ठीक है, तो ये कैसे किया है, इसका मैं सूत्र बता दूंगा आपको कि पहले वाक्य का गुणनफल अपॉन कार्य, फिर दूसरे वाक्य का गुणनफल अपॉन कार्य। ठीक है, इस प्रकार इसका सूत्र रहता है। तो पहले आदमी कार्य को कर रहा है, मतलब 8 आदमियों 24 दिन का वेतन, अपॉन उसका कितना मिल रहा है, ये आ गया यहाँ पे। फिर 6 आदमियों का आ गया 18 दिन का वेतन क्या होगा, x मान लिया आपने। तो हम इसको हम काट लेते हैं, देखो चौक 24 4 बार कट गया, और इसको हम काट लेते हैं 2 3 9 बार कट जाएगा। ठीक है, अब इसको काट देंगे 8, ये हो जाएगा 16, या 8 से काट लेते हैं, तो 38 24 6 बचेगा, 8 8 64, फिर 0 कट गया। अब इसको 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 9 0, तो ये कट गया। x का गुणन इधर कर देंगे, और 9190 इंटू 9 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 नंबर 171 0, यह इसका आ जाएगा। क्या, 6 आदमियों का 18 दिन का वेतन क्या होगा, तो 1710 रुपये होगा। इसका पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो क्या क्या आपसे दिया है पता नहीं, देखो इसका सूत्र भी बता देता हूँ मैं आपको। ये दिया है 18 मजदूर 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 300 मीटर लंबी नाली खोद लेते हैं, तो 90 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 35 दिन में कितने मीटर लंबी नाली खोद लेंगे। तो पहले वाक्य का गुणनफल अपॉन पहले वाक्य का काम, पहले वाक्य का काम कितना है, 300 है, 300 रख लिया है। ठीक है, पहले वाक्य का गुणनफल कौन सा है, 48 इंटू 7 इंटू 15 दिया है। फिर दूसरे वाक्य का गुणनफल, तो 90 8 घंटे और 35 दिन, ये आ गया। तो कितने मीटर लंबी नाली खोद लेंगे, तो काम दिया है तो काम अपन ने x मान लिया है। तो ये आपको
कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सूत्र को। इसी से सारे सवाल होंगे अभी। इसके बाद मैं आपको ये करा चुका हूँ बुलमानुपात, मैंने समझा दिया आपको, बुलमानुपात समझा दिया। और इसका सवाल करा देते हैं। चलो बुलमानुपात का सवाल कैसे दिया, सवाल कैसे दिया है देखो। सवाल दिया है, यदि 9 आदमी किसी कार्य को 16 दिनों में समाप्त करें तो 24 दिन में समाप्त करने के लिए कितने आदमी चाहिए। तो इसके लिए कैसे, तो देखिए ऐसे सवालों को हल करने के लिए क्या करते हैं, ये दिया है। ऐसे सवालों को हल करने के लिए सूत्र रहता है M1 D1 H1 और W1, मतलब मतलब आदमी, दिन, घंटे और कार्य, ठीक है। फिर होता है M2 D2 H2 और W2। इस तरीके से इसका सूत्र रहता है। तो इससे हम क्या करेंगे, देखो M कितना दिया है, 9 आदमी दिए हैं, ठीक है। कितने दिनों में दे रहा है, D1 कितना दिया है 16, इंटू 16 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो दूसरे वाक्य में क्या दे रहा है 24 दिन में, तो 24 दिन में समाप्त करने के लिए कितने आदमी चाहिए, तो हम x मान लेंगे, x चाहिए, ठीक है। अब इसको हम काट देंगे, कितने 3 से काटते हैं, 3 3 9 13 24, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, तो x बराबर क्या आएगा 6 आदमी। तो 24 दिन में समाप्त करने के लिए कितने आदमी चाहिए, 6 आदमी। तो ऑब्वियसली बात है, देखो 9 आदमी किसी कार्य को 16 दिन में कर रहे हैं, तो 9 आदमी 16 दिन में कर रहे हैं, तो 24 दिन में काम करने के लिए कितने आदमी चाहिए, कि 24 दिन में कार्य समाप्त करने के लिए कितने आदमी चाहिए, तो 6, क्योंकि दिन भी ज़्यादा है तो आदमी भी कम है, इसलिए दिन ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। अब दिया है मिश्रानुपात, मिश्र समानुपाती नियम। तो मिश्र समानुपात नियम मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इससे ही देख लेते हैं। ऐसे समानुपात जो हो जिसमें 2 से अधिक समानुपात हो मिश्र समानुपात कहलाते हैं, तथा इस विधि से प्रश्न को हल करना मिश्र समानुपात नियम कहलाता है। देखो क्या सवाल दिया है, यदि 45 व्यक्ति 300 किलोग्राम चावल 12 दिन में खाते हैं, 45 व्यक्ति 300 किलोग्राम चावल 12 दिन में खाते हैं, तो 24 व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल कितने दिन में खाएंगे। तो क्या है, 45 व्यक्ति 12 दिन में कितने किलोग्राम चावल खा रहे हैं, 300। अभी बताया था, पहले ही बताया था मैंने कि इसका सूत्र क्या रहता है। तो इसका सूत्र मैंने अभी बताया था, पहले वाक्य का गुणनफल अपॉन पहले वाक्य का काम, पहले वाक्य का गुणनफल अपॉन पहले वाक्य का काम, क्या है 300 किलोग्राम चावल खा रहे हैं, ठीक है, बराबर 24 दूसरे वाक्य का गुणनफल इंटू D1 बट 80 किलोग्राम चावल। क्या 24 व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल कितने दिन में खाएंगे, तो कुछ दिया नहीं है तो हमने यहाँ डी मान लिया है, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स मान लीजिए। तो देखिए अब हम इसको हल करते हैं, तो 12 दूनी 24 हो गया, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गई, इसको हम इसके काट लेंगे, 4 बार कट जाएगा, 4 बार कट गया। अब हम इसको काटेंगे 15 से, 15 3 45, 15 दूनी 30। अब इसको 2 से काटेंगे, 2 बार कट जाएगा, तो 2 का इससे गुणा कर देंगे, क्रॉस गुणा हो जाएगा, डी बराबर 3 इंटू 2 हो जाएगा, तो डी बराबर 3 दूनी 6, तो 6 दिन 24 व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल कितने दिन में खा जाएंगे, 6 दिन में, तो 6 इसका आंसर राइट है, ठीक है। अब मैं आपको सवाल कराऊंगा यहाँ से, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए इसी में करा देते हैं, चलो ठीक है। चलो इसमें एक दो सवाल और करा दें, फिर अगली वीडियो में सवाल करा देंगे। तो चलिए हम यहाँ शुरू करते हैं। तो क्या दिया है, पांचवा क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, यदि 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में बना सकें, तो 20 व्यक्ति 6 दिन में ऐसी कितनी लंबी दीवार बना सकते हैं। तो 35 व्यक्ति 3 दिन में 49 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं, तो 20 व्यक्ति 6 दिन में
कितनी मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं, तो एक्स मान लिया हमने। तो इसको काट 3 दूनी 6, ठीक है, पचम 5 चौक 20, 5 7 35, 7 7 49। अब हम इसको क्रॉस गुणा कर देंगे तो एक्स आ जाए इधर 4 दूनी 8 इंटू 7, एक्स बराबर 856 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं। 20 व्यक्ति 6 दिन में कितनी मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं? 56 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, अब दिया है 6वां क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है अभी कर लेते हैं। 30 कैलकुलेटर का मूल्य 15,000 है। 30 कैलकुलेटर का मूल्य क्या है? 15,000 है। तो 80,000 में कितने कैलकुलेटर आएंगे? तो एक्स कैलकुलेटर 80,000 रुपये में आएंगे, ठीक है। तो हम इसको हल कर लेते हैं। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो गई, ठीक है। इसको हम काट लेते हैं तो 5 15, 5 से काट लेते हैं, 5 में 5, 3 बजे 5 छक्का 30, ठीक है, 16 बार कट गया। तो एक्स बराबर क्रॉस गुणा कर देंगे, यहाँ पर क्या 10 बचा है, तो 16 इंटू 10, तो एक्स बराबर 160। तो 160 कैलकुलेटर आ जाएंगे, ठीक है। 80,000 में कितने कैलकुलेटर आ जाएंगे? 160, ठीक है। हेलो दोस्तों, देखिए इसमें सवाल दिए हैं, बहुत सारे सवाल दिए हैं, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं भाग 2 में ले आऊँगा इसको। सभी सवाल 26 सवाल दिए हैं, तो मैं अगली वीडियो में ले आऊँगा इन सवालों को। थैंक यू, धन्यवाद।